Welcome all. Welcome to Muft Study. This is a video for class 8 ICSE syllabus History and Civics by Beta Publication. उसका civics का टॉपिक है ये चैप्टर 5 एजेंसीज ऑफ यूएन। यूएन की कौन कौन सी एजेंसीज हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें यूएन मतलब आप जानते ही होंगे यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन की अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हम एजेंसीज के नाम से जानते हैं और वो अलग अलग फील्ड में वर्क करते हैं। तो कौन कौन सी एजेंसीज हैं यूएन की उसके बारे में आज डिस्कशन होगा इस चैप्टर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन हैज़ अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज थ्रू विच इज़ ऑपरेट। तो आप जानते ही होंगे यूनाइटेड नेशन, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट है इनके पास और अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं जिसको ये ऑपरेट करते हैं, जिसको हम लोग एजेंसीज के नाम से डिनोट करते हैं। दीज एजेंसीज वर्क फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में ये सब काम करते हैं ह्यूमन वेलफेयर्स के लिए। जो भी इंसानियत के काम है बेसिकली आप कह सकते हैं, उसके लिए वर्क करता है यूनाइटेड नेशन। और ह्यूमन वेलफेयर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू ही ये सब एजेंसीज वर्क करती हैं। दे वर्क अंडर द सुपरविज़न ऑफ यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये किसके अंडर में काम करते हैं ये लोग? यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की सुपरविज़न इस पे जो नज़र रखता है वो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जो यूकोसॉक, वो आपका इसके ऊपर नज़र रखता है। ईच एजेंसी हैज़ अ पर्टिकुलर एजेंडा एंड सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ओन मेंबरशिप, बजट एंड हेडक्वार्टर। हर एजेंसी का अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग पर्पस के लिए वो काम कर रहे हैं, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, और उनका एक अलग से बजट पास होता है कि इस एजेंसी का इतना खर्चा है। और हर एजेंसी का अलग अलग हेडक्वार्टर भी है, हर एजेंसी का अलग हेडक्वार्टर भी है। These agencies undertake different development programs like health, education, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एक्सेट्रा। अब ये एजेंसीज किन किन फील्ड में काम करती हैं, कौन कौन से अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो इनको ये लेके चल रहे हैं। हेल्थ की फील्ड में है, एजुकेशन की फील्ड में, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो ये सब इनकी फील्ड्स हैं जिसमें ये एजेंसीज काम करती हैं। दे लुक आफ्टर ग्लोबल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ड्रग अब्यूज़, वाटर स्कार्सिटी एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। और ये और जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, मतलब पूरी दुनिया में जो इश्यूज़ हैं, यानी गरीबी, भुखमरी, ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे हो रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ड्रग अब्यूज़, ड्रग से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं, वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की अगर शॉर्टेज हो रही है कहीं पे, खाने की दिक्कत हो रही है, शॉर्टेज ऑफ फूड्स, तो उन सब इश्यूज़ पे भी ये काम करते हैं। These agencies of UN receive donation from government of various countries, non-governmental organizations and individuals। अब ये जो एजेंसीज़ हैं ये चलती कैसे हैं? ये अलग अलग जगहों से अलग अलग गवर्नमेंट्स, जो पूरी दुनिया में अलग अलग गवर्नमेंट्स चल रही हैं, वो लोग यूएन को डोनेशन देती हैं, जिससे यूएन इन एजेंसीज़ का खर्चा उठाता है। और ये एजेंसीज़ इंसानियत के लिए काम करती हैं, बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही ये काम कर रही हैं। और जगह जगह पे जिस जैसी ज़रूरत होती है इंसान को उसके हिसाब से ये काम करती हैं। दे ऑल्सो रेज मनी बाय सेलिंग ग्रीटिंग कार्ड, पोस्टर, बुक्स एंड पीरियडिकल डायरीज एंड कैलेंडर। और इनके पास पैसा कैसे आता है? ये कुछ चीज़ें बेचते भी हैं लोगों को जिससे इनके पास पैसा आता है। तो ये क्या क्या बेचते हैं? ग्रीटिंग कार्ड, पोस्टर्स, किताबें बेचते हैं, डायरीज, कैलेंडर्स वगैरह यूएन बेचता है, जिससे यूएन के पास और पैसा आता है। These agencies create awareness about their activities through report and journal through their website। अब इन एजेंसीज़ के बारे में हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस कैसे पहुँचती है कि ये सब भी एजेंसीज़ काम कर रही हैं? तो ये अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, जर्नल्स वगैरह पब्लिश करते हैं, मैगज़ीन में पब्लिश करते हैं, और इनकी अपनी वेबसाइट भी है। आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके अगर विज़िट करेंगे तो इन एजेंसीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये एजेंसीज़ किस फील्ड में क्या काम करती हैं। दे मेक यूज़ ऑफ मास मीडिया such as newspaper, radio, television to spread information among people. Some of these agencies are given below।
और ये एजेंसीज़ और किन-किन चीज़ों का सहारा लेती हैं, मीडिया का सहारा लेती हैं, न्यूज़पेपर का सहारा लिया जाता है, रेडियो, टेलीविज़न पे भी इनके बारे में बताया जाता है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि यूएन की कुछ एजेंसीज़ हैं जो ऐसा काम करती हैं और लोगों की मदद के लिए काम कर रही हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए वो काम कर रही हैं, इससे लोगों में अवेयरनेस पहुँचे। तो कुछ एजेंसीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहली एजेंसी यहाँ पे दी है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को बोलते हैं। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 4 नवंबर 1946। कब बनी थी ये? यूनेस्को कब बनी थी? यूनेस्को बनी थी 4 नवंबर 1946 को। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को इज टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड बाय प्रमोटिंग कोलेबोरेशन अमंग नेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। मेन ऑब्जेक्टिव जो कह सकते हैं या जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है यूनेस्को का, वो ये है कि पूरी दुनिया में भाईचारा बना रहे, पीस बने रहे। उस पीस को मेंटेन रखने के लिए ये क्या करते हैं? ये करते हैं अलग अलग तरीके से लोगों को एजुकेट करते हैं, साइंस और कल्चरल या कम्युनिकेशंस की जो भी फील्ड है उन सब में लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे पूरी दुनिया में भाईचारा बना रहे और सिक्योरिटी बनी रहे, कहीं पे कोई भी दिक्कत ना आए पूरी दुनिया में। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को आर इन पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, याद रखिएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। द फंक्शन ऑफ द यूनेस्को कैन बी कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अब यूनेस्को के अलग अलग फंक्शन हैं। पहली बात हम करते हैं एजुकेशन फील्ड में यूनेस्को का क्या काम है, एजुकेशन की फील्ड में यूनेस्को क्या कर रहा है। द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ यूनेस्को एक्टिविटीज़ एजुकेशन, तो सबसे बड़ा सेक्टर उसका एजुकेशन ही है। सबसे ज़्यादा काम यूनेस्को करता है एजुकेशन में। It strive to remove illiteracy by encouraging adult education, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन स्कूल एंड सिस्टम। तो ये सबसे बड़ा काम तो ये यही कर रहा है कि लोगों के अंदर लिटरेसी पैदा कर रहा है, यानी जो लोग अनपढ़ हैं उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कैसे कोशिश कर रहा है? इनकरेज कर रहा है। जो लोग बड़े हो गए हैं, बचपन में पढ़ाई नहीं करी थी, तो एडल्ट एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ये इनकरेज करता है। डिस्टेंस एजुकेशन, अगर आपके पास टाइम नहीं है, वक्त कम है, तो भी आप डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज हैं यूनेस्को की तरफ से, आप उनको ले सकते हैं। ओपन स्कूल सिस्टम, इसने स्कूल्स खोल रखे हैं, ऐसे सिस्टम बना रखे हैं कि आप चाहें तो यूनेस्को के थ्रू एजुकेशन ले सकते हैं। इट लेज स्ट्रेस ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल एंड वुमेन। औरतों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यूनेस्को के थ्रू, मतलब लड़कियों की और औरतों की एजुकेशन पे यूनेस्को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन। और जो फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं, मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सही नहीं है, कोई दिक्कत है उसकी बॉडी में, तो उसको फाइनेंशियल हेल्प करता है यूनेस्को, और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है एजुकेशन सिस्टम में। तो ये देख सकते हैं, ये आपका लोगो है यूनेस्को का, द लोगो ऑफ यूनेस्को। तो ये ग्राफ के थ्रू इन्होंने फंक्शंस बताए हैं यूनेस्को के। फंक्शंस ऑफ यूनेस्को: बुक फेयर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, साइंटिफिक ट्रेनिंग। तो ये 4 फंक्शन यहाँ पर डिस्क्राइब करें हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है लोगो ऑफ यूनिसेफ। अभी हम लोग आगे चल के यूनिसेफ के बारे में भी पढ़ेंगे, यूनिसेफ क्या है। चौथा फंक्शन क्या है यूनेस्को का? इट प्रोवाइड ग्रांट एंड फेलोशिप टू द टीचर एंड स्कॉलर्स। इट ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी, बुक फेयर्स एंड फेस्टिवल एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अब ये क्या करता है कि लोगों को फेलोशिप देता है, यानी फेलोशिप का मतलब है, आप समझ सकते हैं, इंटर्नशिप। सिखाता है, पढ़ाता है लोगों को, टीचर्स को, बच्चों को। लाइब्रेरीज इसने बहुत जगह खोल रखी हैं, बुक्स फेयर्स लगाता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे बुक्स फेयर्स लगाता है कि लोग आए, एजुकेशन की तरफ आएँ और किताबें ख़रीदें, किताबें देखें, किताबें पढ़ें, जिससे वो एजुकेट हों। इट प्रमोट साइंटिफिक एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स। साइंटिफिक एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, जिसकी कैसे करता है? उसने अलग अलग जगहों पे साइंटिफिक ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, जहाँ लोग जाएं और ट्रेनिंग लें और साइंटिफिक ट्रेनिंग लें। साइंटिफिक एक्टिविटीज़ क्या क्या कर रहा है यूनेस्को, इसके बारे में हम देखते हैं। यूनेस्को अंडरटेक्स द फॉलोइंग साइंटिफिक एक्टिविटीज़। अब क्या साइंटिफिक एक्टिविटीज़ यूनेस्को कर रहा है? इट ऑर्गेनाइजेस सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस नेशन। ये क्या करता है? ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, अलग अलग देशों के जो साइंटिस्ट हैं उन सबको बुला के कॉन्फ्रेंसेस करता है उनकी,
सेमिनार करता है जिससे वो लोग डिस्कशन करें और कुछ अच्छी चीज़ निकल के आए, नई रिसर्च आए। इट प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ओशियनोग्राफी। अब ये क्या है, रिसर्च को बहुत प्रमोट करता है। रिसर्च आदमी करे तो अच्छी चीज़ है, साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उसको भी ये बहुत प्रमोट करता है। कौन कौन सी फील्ड में, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ओशियनोग्राफी। इट ऑल्सो फाइनेंसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्कीम्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। और जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की स्कीम है किसी भी देश में, अगर कोई इंजीनियर कोई प्रपोजल देता है तो उसको ये फाइनेंस भी करता है, यानी पैसा भी लगाता है कि अगर कोई भी अच्छा आइडिया किसी इंजीनियर के थ्रू आया है तो उसको ये पैसा लगा के उसको प्रैक्टिकल वे में उस नेशन को डेवलप करने की कोशिश भी करता है। It encourages study of social science to combat the all form of discrimination and improve the status of women and help the youth by solving their problem। अब ये क्या करता है, सोशल साइंस का जो मुद्दा है, सोशल साइंस यानी सामाजिक जो हमारा भेदभाव चल रहा है दुनिया में, उसको ये सोशल साइंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है कि लोग एक दूसरे को सीखें, एक दूसरे के मैनर सीखें। जिससे होगा क्या, जो समाज में इविल डिस्क्रिमिनेशन चलता है यानी एक दूसरे के खिलाफ छुआछूत जैसी चीज़ें चलती हैं तो लोग उसको हटाएं, और जो वुमेंस का स्टेटस है उसको हेल्प करने में बहुत ज़्यादा मदद मिले। तो ये क्या करता है, सोशल साइंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। कम्युनिकेशन की फील्ड में यूनेस्को क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन की फील्ड में यूनेस्को अंडरटेक्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। It set up the regional networks, train technician and deal with both hardware and software aspect of the information। अब इसने जगह जगह रीजनल नेटवर्क ट्रेन टेक्नीशियन लगाए हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो भी एक्सपेक्ट होते हैं इन्फॉर्मेशंस के, उनको भी ये डील करता है। हार्डवेयर में भी डील करता है और सॉफ्टवेयर में भी डील करता है। इट असिस्ट डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कम्युनिकेशन नेटवर्क। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कि वो अपने देश में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाएं। इट एडवांटेज द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द मीडिया। और जो प्रेस का फ्रीडम है उसको भी ये आगे बढ़ावा देता है, और मीडिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इस बात को भी ये कहता है कि जो जिस देश में जो भी मीडिया है वो इंडिपेंडेंट हो, किसी के दबाव में वो मीडिया कोई भी काम ना करे। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, और चौथा जो फंक्शन है ये कल्चरल हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करता है। कल्चरल हेरिटेज का मतलब ये है कि किसी भी देश में कोई भी पुरानी इमारत बनी हुई है, जैसे कि आप लखनऊ में है तो लखनऊ में आपने देखा होगा इमाम बाड़ा है। इंडिया में आपका आगरा है तो ये आपकी कल्चर, आगरा में आपका ताजमहल है तो ताजमहल आपका क्या है, कल्चर साइट है। और ये पुराने ज़माने का बना हुआ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जो आपकी कल्चर हेरिटेज होती है। तो ये कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की भी कोशिश करता है। कैसे करता है, इट बिलीव इन मॉडर्नाइजेशन विदाउट द लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड डाइवर्सिटी। चीज़ों को मॉडर्न करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कल्चरल मॉन्यूमेंट बना है उसकी आइडेंटिटी किसी भी तरह से बर्बाद ना हो। इट प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंट इक्विपमेंट एंड फंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट। अब ये क्या करता है, जो भी पुरानी मॉन्यूमेंट दुनिया में कहीं भी बनी हुई है तो उसके लिए ये फंड प्रोवाइड करता है, असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, इक्विपमेंट देता है कि जिससे उस मॉन्यूमेंट को हम प्रिजर्व कर सकें कि वो और बर्बाद ना हो और वो सेफ रहे। इट डिक्लेयर्स कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट होती हैं उनको ये डिक्लेयर कर देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इन इंडिया इट हैज़ डिक्लेयर नंबर ऑफ कल्चरल नेचुरल साइट एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और इंडिया में इसने बहुत सी ऐसी पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का औहदा दे रखा है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये। इट एम टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड इनहेरिटेंस ऑफ बुक ऑफ आर्ट, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब ये जो पुरानी किताबें हैं उनको ये प्रिजर्व करता है। आर्ट, बुक ऑफ आर्ट कह सकते हैं, वर्क ऑफ आर्ट, जो हाथ की कलाकारी लोगों ने पुराने ज़माने में स्क्रिप्चर्स, मूर्तियाँ वगैरह बनाई, उनको ये प्रिजर्व करता है। रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ की लिखावट, पुराने ज़माने की बोलियाँ, भाषा अगर किसी चीज़ पे लिखी हुई है या कहीं पे रिटन है पुरानी भाषाएं पुराने ज़माने की, तो उनको भी ये प्रिजर्व करता है कि उनको बर्बाद नहीं होने देता। इट इनकरेज आर्टिस्टिक क्रिएशन इन लिटरेचर एंड फाइन आर्ट। और जो लिटरेचर और आपका कहते हैं कि फाइन आर्ट्स में जो भी आर्टिस्टिक क्रिएशन है, मतलब बहुत अच्छी कला लोगों ने दिखाई, फाइन आर्ट्स में अपना हुनर दिखाया, लिटरेचर में अपना हुनर दिखाया, तो उसको ये और इनकरेज करता है। इट सेंड्स कल्चरल मिशन टू डिफरेंट कंट्रीज टू प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अलग अलग दुनिया के देशों में ये क्या करता है कि वहाँ पे
कल्चरल मिशंस भेजता है जिससे क्या हो, लोगों के बीच में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, शांति और भाईचारा बना रहे। सिंस 1981 यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल डायलॉग बाय इंस्टीट्यूटिंग द पिकासो मेडल अवार्ड। तो 1981 से यूनेस्को ने आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज करा है इंटरनेशनल डायलॉग बाय एक इंस्टीट्यूट है पिकासो पिकासो मेडल अवार्ड के थ्रू। लोगों जितने भी 1981 से जो भी आर्टिस्ट आते हैं और जो इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको यूनेस्को एक अवार्ड देता है जिसको बोलते हैं पिकासो मेडल अवार्ड। इसके बाद बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ भी एक एजेंसी है आपकी यूएन की, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ को कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। तो अब ये क्या है, यूनिसेफ वॉज फाउंड इन दिसंबर 1946। ये भी दिसंबर 1946 में बनी थी। यूनेस्को आपका बना था नवंबर में, उसके एक महीने के बाद बना है आपका यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड टू प्रोवाइड रिलीफ टू चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये क्यों बना था, इसका मेन मकसद ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी और जो बच्चे उस वर्ल्ड वॉर में अफेक्ट हुए थे, यानी उनको नुकसान पहुंचा था, तो उनको रिलीफ देने के लिए ये एक विंग बनाया गया था यूनेस्को के थ्रू कि बच्चों को राहत दी जाए, रिलीफ दिया जाए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अफेक्ट हुए हैं। लेटर इन 1950 इट बिकेम द परमानेंट बॉडी एंड इट्स प्रोग्राम वॉज एक्सटेंडेड टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द चिल्ड्रन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। उसके बाद 1950 के बाद ये एक परमानेंट बॉडी बन गया। पहले तो ये काम कर रहा था खाली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बच्चे बेचारे बेघर हो गए या उनको कोई भी नुकसान पहुंचा लड़ाई की वजह से, ये उनकी मदद कर रहा था। लेकिन 1950 के बाद ये एक परमानेंट बॉडी बन गया और ये दुनिया में हर जगह जहाँ पे भी बच्चों को कोई भी ज़रूरत पड़ती या उनको कोई भी सहारा चाहिए होता, तो यूनेस्को का ये विंग वहाँ पे काम करता। Finally, it was named United Nations Children Fund. Through the original abbreviation, UNICEF still continues to be used. तो अब इसका फाइनली नाम क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। इट वॉज नेम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, लेकिन इसका जो ओरिजिनल एब्रीविएशन है वो यूनिसेफ है। इट्स हेडक्वार्टर आर इन यूएसए, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, और आपका यूनेस्को का था पेरिस में। इट हैज़ मोर देन 200 रीजनल ऑफिस इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। अब हर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसका ऑफिस है, तो इसके 200 से ज़्यादा इसके ऑफिस हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिसेफ इज़ टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन वेलफेयर स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री बाय प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट कम्युनिटी सर्विसेज लाइक मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा। अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों की सुधार पे काम करता है, ये चिल्ड्रंस वेलफेयर पे ये काम करता है। कैसे करता है कि सर्विस प्रोवाइड करता है, मैटरनल हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, चाइल्ड केयर, उनके न्यूट्रिशन से, उनके इम्यूनिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर ये काम करता है। द यूनिसेफ हैज़ बीन डूइंग ग्रेट सर्विस बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इश्यूज लाइक चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन अमंग द गर्ल चाइल्ड। ये और कैसे काम करता है, ये तो हेल्थ से रिलेटेड काम हो गया। और ये और जो समाज में मुद्दे चल रहे हैं, यानी बच्चों से जो काम कराया जाता है, यानी चाइल्ड लेबर, उसके लिए भी काम करता है। लोगों में अवेयरनेस फैलाता है कि बच्चों से काम ना कराया जाए, चाइल्ड लेबर नहीं होने चाहिए। चाइल्ड अब्यूज़ यानी बच्चों से जो बदतमीज़ी की जाती है या उनके साथ बुरा भेदभाव किया जाता है, उसके खिलाफ़ काम करता है। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है छोटी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, बेसिकली जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको मार दिया जाता है, उसके लिए ये काम करता है। फॉर फाइनेंस इज डिपेंड्स ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट, डोनेशन, प्राइवेट एंड सेल्स ऑफ ग्रीटिंग कार्ड, फंड रेजन कैंपेन। और पैसे के लिए तो यूनाइटेड नेशन में लोग चंदा देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो इसमें भी लोग डोनेशन ही देते हैं। बहुत सी गवर्नमेंट्स अलग अलग देशों की इसको डोनेशन देती हैं, जिससे ये काम करता है। और ये ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह भी सेल करता है और जगह जगह अपने कैंपेन चलाता है। द यूनिसेफ परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब यूनिसेफ क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बारे में बात करते हैं। इट वर्क्स फॉर द सर्वाइवल, हेल्थ, वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की हेल्थ के लिए काम करता है, बच्चे कैसे दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके लिए वो काम करता है, और वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में उस पर ये वर्क करता है।
इट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन पर्सनल टीचर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है हेल्थ रिलेटेड, सैनिटाइजेशन के रिलेटेड। न्यूट्रिशनिस्ट जो लोग बनते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, टीचर्स को प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग हेल्थ से रिलेटेड। इट प्रोवाइड टेक्निकल सप्लाईज एंड एड लाइक पम्प एंड पाइप फ्रॉम ब्रिंगिंग क्लीन वाटर टू द रूरल एरिया। टेक्निकल सप्लाईज भी देता है, जैसे कि पंप लगवाता है, पाइप पाइप प्रोवाइड करता है, जिससे क्या हो साफ़ पानी गांव जो एरिया होते हैं उनमें साफ़ पानी पहुँचे। इट हेल्प चिल्ड्रन एंड मदर इन इमरजेंसी एज नेचुरल कम्युनिटीज एंड एपिडेमिक्स। जो छोटे बच्चे होते हैं और उनकी माँ होती हैं उनको इमरजेंसी में मदद करता है। नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर कोई भी आ जाती है, नेचुरल आपदा आ जाती है, तो एपिडेमिक्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें भी ये मदद करता है बच्चों की। इट मेक एफर्ट टू प्रिवेंट डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, स्किन डिसीज एंड टू इम्यूनाइज पीपल अगेंस्ट दिस डिसीज। अब जो ख़तरनाक बीमारियां हैं जैसे टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, स्किन डिसीज़ हो गया, इससे लोगों को बताता है, इसके बारे में प्रिवेंट करने की कोशिश करता है और इम्यूनाइज भी करता है लोगों को कि इन डिसीज़ से कैसे लड़ना है। इट सप्रेस ट्रैफिक इन चिल्ड्रन एंड वुमेन। और औरतों और बच्चों के जो भी जैसा भी स्टेटस है दुनिया में, अगर गलत स्टेटस है तो उसके खिलाफ ये बोलता है, और बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती है उसके खिलाफ ये बात करता है। फॉर पायनियरिंग वंडन बाय यूनिफेर इट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1965 एंड इंदिरा गांधी पीस प्राइज इन 1989। इसके जो इसने काम किए थे उस काम के लिए इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था कब, 1965 में, और इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला था 1989 में। इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, और कोरोना के बाद से तो बहुत ही सुन रहे हैं कि WHO की नई गाइडलाइन आ रही है, कभी कोई सी गाइडलाइन आ रही, कभी कोई सी गाइडलाइन आ रही। तो WHO क्या है? WHO है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इज़ द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज फॉर हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है तो वो कहाँ जाता है? यूनाइटेड नेशन का मुद्दा वो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन अप्रैल 7, 1948। 7 अप्रैल 1948 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स अप्रैल 7 इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर। उसके बाद से 7 अप्रैल हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से मनाया जाता है। याद रखिएगा 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ WHO आर एट जिनेवा इन स्विट्ज़रलैंड। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। The primary objective of the WHO is to attain the highest possible level of health for all. मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि पूरी दुनिया में कोई भी बंदा, उसकी हेल्थ का जो लेवल होना चाहिए वो सबसे हाई होना चाहिए, यानी वो एकदम फिट एंड फाइन होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि वो बंदा हेल्दी होना चाहिए, पूरी दुनिया में हर आदमी हेल्दी होना चाहिए, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। It advises countries on how to develop health services, combat epidemic, promote health education, standard of the nutrition। तो ये भी काम क्या करता है, ये जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको एडवाइस करता है कैसे अपने देश में हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा दें, कैसे अपने देश में हेल्थ सर्विसेज बनाएं, और जो भी एपिडेमिक्स आते हैं उनको कैसे कॉम्बैट करें, उनसे कैसे लड़ें, और हेल्थ एजुकेशन को फैलाएं लोगों तक, लोगों के अंदर हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए। इट प्रमोट टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर हेल्थ अमंग नेशन एंड स्ट्राइव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। और ये टेक्निकल कोऑपरेशन जो हेल्थ से रिलेटेड होता है हर नेशन में प्रोवाइड करता है, और कोशिश ये करता है कि लोगों की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, अच्छी से अच्छी लाइफ जिए लोग, हेल्दी लाइफस्टाइल हो उनका। WHO का मेन मकसद यही है। WHO undertakes worldwide campaign against disease such as plague, cholera, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड ट्रॉपिकल डिसीजेज। अलग अलग पूरी दुनिया में, देश में ये अलग अलग कैंपेन करता है अलग अलग डिसीजेस के ख़िलाफ़। प्लेग, कॉलरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस और ट्रॉपिकल डिसीजेस, इन सब के ख़िलाफ़ ये कैंपेन क्या होता है? कैंपेन में ये लोगों को इनके खिलाफ, इन बीमारियों के बारे में बताते हैं, अवेयरनेस पैदा करते हैं कि लोग इन बीमारियों से अपने आप को बचा के रखें। इट टेक स्टेप टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्प्रेडिंग। और बहुत से स्टेप्स लेता है कि अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो इस बीमारी को रोका कैसे जाए, और उसको अलग अलग स्टेप्स होते हैं कि ये फैले ना। जैसे कि कोरोना जब फैल रहा था तो WHO की गाइडलाइंस आ रही थी कि लोग मास्क लगा के चले, तो ये क्या था, ये वो स्टेप्स ले रहा था कि लोगों में ये बीमारी और ना फैले। तो अलग अलग गाइडलाइंस आ रही थी कि मास्क लगा के रहें, घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन लगाया गया था। तो ये सब क्या था, ये सब वो स्टेप थे जिससे बीमारियाँ ना फैलें।
इट इनकरेज मेडिकल रिसर्च टू, और मेडिकल रिसर्चेस जो होती हैं उनको भी इनकरेज करता है कि कोई भी बीमारी अगर आ रही है तो उस पर रिसर्च करी जाए और उससे रिलेटेड दवा बनाई जाए, तो उस रिसर्च को भी ये इनकरेज करता है। इट हैज़ सेट अप एन इंटरनेशनल नेटवर्क्स ऑफ लेबोरेटरीज विच फाइंड आउट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डेवलप न्यू वैक्सीन एंड ट्रेन रिसर्च वर्कर। अब इसने जगह जगह इंटरनेशनल लेबोरेटरीज बना रखी हैं। उन लेबोरेटरीज का काम क्या होता है? वैक्सीन बनाना। कोई भी बीमारी अगर मार्केट में आती है, जैसे इस वक्त कोरोना है तो कोरोना की वैक्सीन बन रही है, तो वैक्सीन किसके थ्रू आ रही है? WHO ही उस वैक्सीन को देखता है, उस वैक्सीन को सर्टिफाइड करता है, तभी वो वैक्सीन लोगों के लग रही है। जैसे लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई है, तो इन्हीं लेबोरेटरीज़ में ये काम होता है कि कोई भी बीमारी अगर फैल रही है तो उससे लड़ने के लिए वो नई वैक्सीन बने, रिसर्च हो और जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करे। Beside these programs, WHO works for providing pure water supply, sanitation system, and health and education to the people living in the remote areas. इसके अलावा वो और क्या काम करता है? इसके अलावा साफ़ पानी की सप्लाई हो लोगों तक, साफ़ सुथरी जगह हो, लोगों की हेल्थ से रिलेटेड उनको एजुकेट करता है, यानी हेल्थ की एजुकेशन प्रोवाइड करता है लोगों को। इट पब्लिश हेल्थ जर्नल लाइक द बुलेटिन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट द हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल। और ये क्या करता है कि कुछ मैगजीन्स वगैरह भी प्रिंट करता है, बुलेटिन्स वगैरह भी प्रिंट करता है न्यूज़पेपर में, या मैगजीन बोल सकते हैं, बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जिससे लोग उस मैगजीन्स को पढ़ें और हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू हैं उनके अंदर वो उसको जानने की कोशिश करें और हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। एक ऑर्गेनाइजेशन और है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। In 1919, the International Labour Organization was founded as an organ of the League of the Nation। 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इट बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN नेशन इन 1946। और ये UN की कब एजेंसी बनी? UN की एजेंसी बनी 1946 में। 1999 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लेकिन ये किस में बनी थी? लीग ऑफ नेशंस में। इसको UN की एजेंसी कब बनाया गया? 1946 में। द हेडक्वार्टर ऑफ ILO इन जेनेवा, इसका भी हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है। दिस एजेंसी सीक्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड लेबर राइट्स। अब ये लेबर्स के रिलेटेड बात करती है, जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी लेबर्स होते हैं, उनकी राइट्स के लिए बात करती है, और जो उनको समाज में अगर जस्टिस नहीं मिल रहा तो उस जस्टिस से रिलेटेड ये बात करती है। ILO परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब ILO के क्या क्या फंक्शन है? इट हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लेबर राइट लाइक फ्रीडम एसोसिएशन, राइट टू ऑर्गेनाइज, कलेक्टिव बार्गेन, एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट। अब ये क्या करता है कि पूरी दुनिया में जो लेबर्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। कैसे सेट कर रहा है? ये उनके राइट्स की बात कर रहा है, लेबर्स की, वर्कर्स की बात कर रहा है, बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स और लेबर्स राइट। पहली चीज़ तो ये क्या करता है? एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है लेबर्स का। कौन कौन सा? जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू ऑर्गेनाइज, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर, यानी अगर ज़बरदस्ती कोई किसी से काम करा रहा है, यानी फोर्स लेबर उसको बोलते हैं, तो उसको ये हटा रहा है, एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अब लोगों को इक्वल चांस मिले और अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वल ट्रीटमेंट मिले लेबर्स को, उसके लिए भी ये काम करता है। इट फॉर्म पॉलिसीज़ फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाता है ये, जिससे क्या होता है, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस में सुधार आए। इट सेट स्टैंडर्ड फॉर वेजेस एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्कर, और जो उनको पैसा मिल रहा है, यानी उनको जो वेजेस मिल रहे हैं, उसका एक स्टैंडर्ड सेट करता है। मिनिमम इतने वेज तो मिलना ही चाहिए एक लेबर को, और जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको कैसे सुधारें, उसके रिलेटेड भी ये बहुत से काम करता है। इट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड हैज़ एडॉप्टेड कन्वेंशन विच प्रोवाइड कंपल्सरी इंश्योरेंस अगेंस्ट सिकनेस, ओल्ड एज, डेथ, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू वर्कर एंड डिपेंडेंट इन डेज ऑफ इंजरी एंड एक्सीडेंट एंड डिसीज। अब ये क्या करता है? इसने एक टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करा है, और ये प्रोवाइड करा है कि लेबर्स को कंपलसरी इंश्योरेंस मिलना चाहिए, यानी अगर वो बीमार हों या बूढ़े हो जाएं या डेथ हो जाए तो उनको पेमेंट ऑफ कंपनसेशन मिलना चाहिए। और अगर कभी कोई इंजरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या उनको बीमारी हो जाती है, तो उनके घर वालों को, जो उनके डिपेंडेंट हैं, उनको पैसा मिले। अगर लेबर को कोई दिक्कत आ जाती है या वर्कर को कोई दिक्कत आ जाती है या इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका मुआवजा लेबर्स को मिले। इट हैज़ बैंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज, माइन एंड अदर हैजार्डस जॉब। और इसने क्या किया कि 14 साल से कम उम्र के अगर बच्चों को
काम पे रखा जाता है, इसने उसको किया बैन कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम पे नहीं आएंगे। बेसिकली क्या है, चाइल्ड लेबर नहीं होगा, ना वो फैक्ट्री में काम करेंगे, ना वो माइंस में काम करेंगे, या कोई भी खतरनाक जगह पे वो नौकरी नहीं करेंगे। इट फोस्टर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब इसके पास जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहीं पे ज़्यादातर ऐसे लेबर्स आते हैं, तो उस उनको भी बेहतरीन कोऑपरेशन देता है ये। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हाथ के कारीगर होते हैं उनको भी कोऑपरेशन करता है। इट क्रिएट अवेयरनेस अमंग द वर्कर अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट by offering opportunities for study and training in ILO, International Institute for Labor Studies at Geneva, and International Center for Advanced Technical and Vocational Training in Turin, Italy। अब ये क्या करता है, जो लेबर्स हैं या वर्कर हैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, कैसे उनको पढ़ा के, उनको ट्रेनिंग दे के इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके अंदर ला रहा है। उनको स्टडी की अपॉर्चुनिटी देता है कि वो पढ़ें और सीखें का उनको ट्रेनिंग दे रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज़ जेनेवा में। और एक और सेंटर है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर एडवांस टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन टूरिंग इटली। तो ये लेबर्स को, वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रहा है जिससे उनके अंदर एबिलिटी आए और उनके अंदर क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैदा हो, और वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें जिससे वो पढ़ें और सीखें चीज़ों को। द आईएलओ वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 1969 इज रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। और आईएलओ को भी नोबल पीस प्राइज़ मिला था कब, 1969 में। तो हमने 4 एजेंसीज़ यूएन की डिस्कस करी हैं इसमें। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 4 एजेंसीज़ हमने अभी डिस्कस करी, यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और आपका आईएलओ। तो हमने 4 एजेंसीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।